आज हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कारण इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया। वो व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका जन्म 25 दिसंबर 1876 कराची में हुआ था, जो पाकिस्तान का फाउंडर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना एक समृद्ध व्यापारी जिन्ना भाई पुंजा और उनकी पत्नी मिट्ठी बाई की 7 संतानों में से सबसे बड़ा थे, जिनका परिवार खोजा जाति को बिलोंग्स करते थे। हिंदू से शादियों पहले इस्लाम परिवर्तित हो गए थे। आगा खान का फॉलोअर थे, जिनका स्कूली शिक्षा साल 1887 में सिंध मदरसा इस्लाम कराची से शुरू हुई थी। बाद में क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल कराची में दाखिला लिया, जहां से 16 साल की उम्र में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। एक अंग्रेज मित्रों की सलाह पर उनके पिता ने उन्हें व्यावसायिक अनुभव हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला लिया। उस समय की परंपरा के अनुसार उनके माता पिता ने इंग्लैंड जाने से पहले उनके लिए शीघ्र विवाह की व्यवस्था की। लंदन में वो लिंकन इन में जाके शामिल हुए, जो छात्रों को बार के लिए तैयार करती थी। साल 1895 में उनको बार में बुलाया गया। लंदन में रहते हुए जिन्ना को 2 गंभीर दुख झेलने पड़ा, अपनी पत्नी और अपनी मां की मृत्यु। फिर भी उन्होंने अपनी फॉर्मल स्टडीज पूरी की। साल 1896 में जब जिन्ना कराची लौटे, उन्होंने देखा कि उनका पिता का व्यवसाय में घाटा चल रहा है और अब उन्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे, आज का मुंबई में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन खुद को एक वकील के रूप में स्थापित करने में उन्हें कई साल लग गया। लगभग 10 साल के बाद वो सक्रिय रूप से राजनीति की, अपने रुचि कानून और राजनीति के बीच बांट दी। तो ना ही वो कोई धार्मिक कट्टरपंथी था और उसका संप्रदायों से बहुत कम लेना देना था। साल 1918 जब उधर यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ऐसा ही एक टाइम में बॉम्बे पारसी मिलियनेयर सर दिनसा पेटिट की बेटी रोटेनबाई को अपने माता पिता और अन्य लोगों के जबरदस्त विरोध के बावजूद शादी की थी। उसके बाद उनसे एक दीना नाम का बेटी भी जन्म लिया था, लेकिन ये शादी दुखद साबित हुई। जिन्ना और रूटी जल्द ही अलग हो गई। ऐसा एक टाइम में जब जिन्ना के साथ कोई नहीं था, इनकी बहन फातिमा सांत्वना और साथ दिया। ये तो था उनकी व्यक्तिगत चर्चा। चलिए अब जानेंगे उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में। साल 1906 में जिन्ना ने पहली बार कोलकाता में आयोजित भारतीय कांग्रेस का एक अधिवेशन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से प्रख्यात मराठा नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसा राष्ट्रवादी राजनेताओं से प्रभावित होकर जिन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में एक मुस्लिम गोखले बनने की इच्छा जताई। 20वीं सदी के शुरुआत तक मुसलमानों के बीच ये विश्वास बढ़ रहा था कि उनके हितों के लिए भारतीय राष्ट्रों में एकीकरण के बजाय मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए अपनी अलग पहचान होना चाहिए। ऐसा विचार से प्रभावित होते हुए साल 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसमें से अलग रहे। जिन्ना ने 7 साल के बाद 1913 को जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन की। साल 1918 में उधर यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। मित्र राष्ट्रों को जबरदस्त जीत मिलने के बाद अंग्रेज बहुत खुश थे। ऐसा में ब्रिटिशर्स ने सोचा, हमको तो बहुत बड़ा एक कामयाबी मिल गया। उस खुशी में इंडियंस के लिए एक होम रूल लीग का प्रावधान लाए। जब 1920 में इंडियन होम रूल लीग का गठन हुआ, तब जिन्ना ने बॉम्बे में इसका मुख्य आयोजक बने और बॉम्बे शाखा के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आने के बाद 1917 में पहली बार बिहार का चंपारण से इंडिगो खेती का विरोध के आंदोलन से अपना जर्नी स्टार्ट करके 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद जबरदस्त लोक समर्थन बढ़ते हुए
एक न्यू शक्ति गांधी का नाम पे प्रकट हुई थी। होम रूल लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों ही गांधी जी का प्रभाव में आ गए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और राजनीति में उनका लोक समर्थन तेजी से बढ़ना जिन्ना को अच्छा नहीं लग रहा था। उधर इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध को 1918 में जीतने के बाद ब्रिटिशर्स का अंदर और घमंड आ गया था। इसीलिए यहाँ इंडिया में थोड़ा सा भी कोई इधर उधर का काम किया तो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे थे, जैसा कि जालियांवाला बाग। इस हत्याकांड को अगर हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के साथ जोड़कर देखेंगे, ये घटना का जस्ट 5 महीना पहले ही उधर प्रथम विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जीत लिया था। इससे पता चलता है ब्रिटिशर्स का बिहेवियर विश्व का राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए जिन्ना को लगा कि अब तो इंग्लैंड और ताकतवर हो गया है। इसीलिए जिन्ना साल 1920 का अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों को छोड़ दिया। कोई सालों तक उन्होंने खुद को राजनीतिक आंदोलन से अलग रखा। जिन्ना एक वकील थे, इसीलिए साल 1930 में इंग्लैंड का विधानसभा में होने वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए उनको चुना गया। उन्होंने उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 14 बिंदुओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा अधिकार, 1/3 प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव शामिल था। इसके बाद 1930 से 5 साल के लिए जिन्ना ने लंदन में ही रह गया। साल 1935 में जब भारत में संवैधानिक परिवर्तन होने वाला था, तब जिन्ना को पुनर्गठित मुस्लिम लीग का नेतृत्व लेने के लिए मुस्लिम लीग का तरफ से जिन्ना को बुलाया गया। जल्द ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चुनावी की तैयारी शुरू हो गई। कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जब कांग्रेस ने प्रांतीय सरकार के गठन में मुस्लिम लीग को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया, तब हिंदू और मुसलमान के बीच संबंध बिगड़ने लगा। फलस्वरूप जल्द ही मुस्लिम नेताओं ने असंतोष हो गए हैं। उनको लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर एक मुस्लिम मातृभूमि ही एकमात्र रास्ता है। इस समय को अगर हम लोगों ने विश्व राजनीति के साथ जोड़ेंगे तो पता चलेगा यूरोप में 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसा में जिन्ना को लगा इस बार अगर इंग्लैंड जर्मनी से हार जाएगा तो 100% चांसेस इंडिया को आज़ादी मिल जाने का। तब जिन्ना ने मुसलमानों को एक राष्ट्र में एकजुट करने के लिए मुस्लिम मातृभूमि की मांग को और तेजी कर दिया। उधर और एक साइड में नज़र डालेंगे तो देखने के लिए मिलेगा सुभाष बोस ने जर्मनी जाके हिटलर के साथ एक गुप्त संधि करके इंग्लैंड का तरफ से लड़ने वाला भारतीय युद्धबंदी सैनिक जो हिटलर के द्वारा पकड़े गए थे, उन सभी को इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज नामक एक सेना बनाया। उसी सेना को लेके जापान का मदद से भारत का पूर्व दिशा मणिपुर में तिरंगा लहराने में सफल हो गया था। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का भरपूर फायदा उठाने के लिए उधर सुभाष बोस एक साइड से, इधर गांधी नेहरू कांग्रेस का तरफ से, उधर जिन्ना मुस्लिम लीग का तरफ से, सभी ने अपने अपने हिसाब से हीरो बनने का कोशिश किया। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड करने के बाद एक टाइप का द्वितीय विश्व युद्ध अंत दिखाई दे रहा था। जब उसके बाद भी जापान का तनाशाही हरकत कमने का नाम नहीं लिया, तो ऐसा में मजबूरन यूएसए को जापान का ऊपर न्यूक्लियर बम गिराना पड़ा। दोस्तों, इसी न्यूक्लियर बम का तबाही के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध को भी मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया, उसका कुछ ही दिन का बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने यूएसए के सामने सरेंडर किया था। उसका 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 से सुभाष बोस आज तक लापता है। बाकी इधर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग रह गया, इनका हाल के बारे में तो इतिहास में लिखा ही नहीं गया। अब तो द्वितीय विश्व युद्ध को भी इंग्लैंड जीत चुका है। गांधी, नेहरू, जिन्ना, इन लोगों का कैसा हाल रहा होगा आप एक बार अनुमान लगाइए। लेकिन ये लोगों ने किस्मत वाला निकले। क्यों पता है? जापान का ऊपर जो यूएसए न्यूक्लियर बम गिराया था, उसी न्यूक्लियर बम एस्पेक्ट से कोई गुना ज़्यादा खतरा निकला था। उसी बम का तबाही से 3000 डिग्री सेल्सियस का रेडिएशन निकला था। ये बम का तबाही को देख के मित्र राष्ट्रों का सदस्य कंट्रियों में एक डर घर कर गया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रतिशोध से द्वितीय विश्व युद्ध को दुनिया को देखना पड़ा था। अगर ऐसा ही भविष्य में कभी और एक युद्ध होगा तो फिर न्यूक्लियर बम के साथ ही होगा। ऐसा होगा तो फिर पूरा विश्व से जीवन खत्म हो जाएगा। इसी न्यूक्लियर बम का डर के चलते मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के बाद भी खुशी नहीं मना पा रहा था। अब उनका मन में विश्व शांति का भावना आ रहा था।
लेकिन इधर गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसा और बहुत सारे नेता डर के मर रहे थे। इस बार भी तो इंग्लैंड जीत गया, अब हमारा हाल क्या होगा। ऐसा में मित्र राष्ट्रों का सदस्य कंट्री इंग्लैंड, यूएसए, रूसिया, फ्रांस यूनाइटेड नेशन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्यूशन ढूंढ कर निकाला। यूनाइटेड नेशन का ऊपर विश्ववासी का विश्वास और भरोसा जुटाने के लिए मित्र राष्ट्रों का सभी सदस्य कंट्रियों ने एक गुप्त समझौता पे चलते अपने अपने हिस्से में इंडिया जैसा रहने वाला विश्व का सभी कॉलोनियल कंट्री को छोड़ना पड़ा। और उधर जापान को शांत कराने के लिए जापान का सुरक्षा का भार यूएसए को अपने कंधे पे आजीवन के लिए लेना पड़ा। जापान 15 अगस्त 1945 को यूएसए के सामने सरेंडर किया था। उसी को याद रखने के लिए इंग्लैंड 15 अगस्त 1947 का दिन को चूज किया भारत को आज़ाद कराने के लिए। भविष्य में भारत कैसा इंग्लैंड का ऊपर प्रतिशोध का भावना नहीं रखेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने एक चाल चल दिया। गांधी, नेहरू, जिन्ना इन लोगों का ऊपर कुछ कार्रवाई करने का बदले गांधी को इंडिया का राष्ट्रपिता, नेहरू को इंडिया का प्रधानमंत्री, उधर जिन्ना को तो राष्ट्रपिता का पद के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही दे दिया। क्योंकि ना ये लोग पद और क्षमता लालची थे। सुभाष बोस इनसे अलग विचारधारा का आदमी थे, इसलिए उनको गायब कर दिया गया। अगर वो गायब नहीं होते तो एक दिन जरूर इंग्लैंड का ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए खड़ा हो जाते। इसीलिए ही उनको प्लान करके गायब किया गया होगा। इस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान का विभाजन के साथ साथ 50 का दशक के आसपास में ही सभी कॉलोनियल कंट्री को आज़ादी मिला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पहले प्रमुख बने। वो केवल खाली गवर्नर जनरल नहीं माना जाता था, उन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मान दिया गया। साल 1948 अपने जन्म स्थान कराची में उम्र और बीमारी का चपेट में आने का कारण जिन्ना को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक छोटा सा बायोग्राफी एनालिसिस के साथ ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।